चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं आज के वर्ल्ड के लिए, आज के वर्ल्ड में हर एक कदम पे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सुबह उठे ठंडा पानी पीना है तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इंटरटेनमेंट करना है हमको तो उस कंडीशन में मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी से। टीवी देखना है, टीवी देख पाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इसके अलावा रात में सोना है, फ़ैन चलाना है या फिर एसी चलाना है तो उस कंडीशन में भी जो एसी और फैन है वो ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। तो ये सारे कामों में इलेक्ट्रिसिटी हमको मदद करता है। तो जाहिर सा बात हो गया है कि इलेक्ट्रिसिटी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनने में एक चार्ज होता है, जो चार्ज सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम लोग एटम के बारे में पढ़े थे क्लास 9th में, जब हम लोग एटम के बारे में पढ़े थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन की वजह से है और नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन के वजह से है। इसमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी बस नेगेटिव चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के वजह से प्रोड्यूस होता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज का कहीं भी किसी भी तरह का हाथ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो अपोजिट चार्ज होता है या अनलाइक चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोग एक साथ रख दें तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ रख दें या नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ रख दें, उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग सेम चार्ज को एक साथ रख देते हैं, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रख दें या निगेटिव को निगेटिव के साथ रखते हैं, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को रिपेल कर देगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि सेम चार्ज रिपेल कर देगा एक दूसरे को और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि चार्ज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो चार्ज जो है वो Q, कैपिटल Q या स्मॉल q से भी कहीं कहीं पे इसको डिनोट किया जाता है। और जो चार्ज का SI यूनिट है वो है कूलम, और इस कूलम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात आता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो कंडक्टर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ पास कर सकता है वो कंडक्टर है। अब एग्जाम्पल में जितने भी मेटल हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। कुछ एलॉयज हैं जैसे कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन। इसके अलावा एक नॉन मेटल भी है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का फॉर्म है। ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो आ जाता है ये एक एक्सेप्शन आ जाता है नॉन मेटल में जो कंडक्टर है।
बाकी कोई भी यहाँ पे कंडक्टर नहीं आता है। बस कंडक्टर में कौन से आ जाएंगे, तो जितने भी मेटल हैं और कुछ एलॉय जैसे कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इसके अलावा टंगस्टन, ये सारे के सारे जो एलॉय हैं ये कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि इंसुलेटर क्या है, व्हाट इज इंसुलेटर। तो जस्ट अपोजिट कंडक्टर का, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देता था ईजिली, और इंसुलेटर जो है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। जैसे कि प्लास्टिक, सूखी हुई लकड़ी, या फिर रुई हो गया, एयर है, ड्राई एयर, ये सारा एग्जाम्पल है किसका, तो इंसुलेटर का। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि ड्राई एयर का बात हो रहा है। जब मॉइस्ट एयर का बात आता है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ सब्सटेंस कंडक्टर है और कुछ सब्सटेंस इंसुलेटर है, ऐसा क्यों। जैसे यहाँ पे बताए कि मेटल कंडक्टर है और नॉन मेटल इंसुलेटर हो जाता है। तो कुछ सब्सटेंस कंडक्टर हैं और कुछ सब्सटेंस इंसुलेटर है, ऐसा क्या वजह है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर बनाने में इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस के अंदर मूव कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कंडक्टर होंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन उस सब्सटेंस के अंदर नहीं है तो वो इंसुलेटर हो जाएंगे। जैसे कि जितने भी मेटल हैं उनके अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो आसानी के साथ उस मेटल के अंदर या उस एटम के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे मेटल हमारे क्या हो गए, तो गुड कंडक्टर हो गए। और वहीं पे इंसुलेटर जो हमारे नॉन मेटल हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो इंसुलेटर हो जाते हैं। इसके बाद आता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब सिंपल से स्टैटिक और करंट में हम लोग अंतर जान लेते हैं तो और ज़्यादा डिटेलिंग में पता चल जाएगा। स्टैटिक मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो हिल नहीं सकता है। तो अगर कोई भी चीज़ हिलेगा नहीं तो उसको हम लोग स्टैटिक भी बोल रहे हैं। और जो चीज़ फ्लो कर सकता है, जो चीज़ मूव कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। तो इस बात से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अंतर बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और अगर मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया वो हम लोग तो घर में यूज़ करते हैं, जो हम लोगों के घर में बिजली आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल हो गया जो हम लोग बरसात के मौसम में या आंधी तूफान में जो बिजली चमकते हुए देखते हैं आसमान में, जो लाइटनिंग होता है, थंडर एंड लाइटनिंग, वो एग्जाम्पल हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करता है, ठीक है। तो उस रीजन को हम लोग बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। वही बात होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी भी चार्ज के आसपास का रीजन जहाँ तक वो अपने फोर्स को एग्जर्ट कर सकता है किसी दूसरे चार्ज पे, तो उस रीजन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के लिए एक फिगर देखिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास अवेलेबल है, एक चार्ज है जो कि ए पॉइंट पे रखा हुआ है। उस चार्ज को ए से बी तक पहुंचाने के लिए अब जान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है पहले से, और किसी दूसरे चार्ज को पॉइंट ए से हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं। तो जाहिर सा बात है कि सेम चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड बना हुआ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो चार्ज है, ये दोनों सेम चार्ज है, जिसके कारण क्या होगा कि ये चार्ज ए से बी तक जाने में उसको रिपल्सन फोर्स महसूस होता है। तो वो ए से बी तक जाने में हमको फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो ए से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक पहुंच जाए। तो अगर किसी भी चार्ज को जब हम लोग इन्फिनिटी से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा मान लीजिए कि बनाया गया है, और मेरे पास एक बाहर में पॉइंट ए पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ही रखा हुआ है, जिस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट बी तक हमको पहुंचाना है। तो जाहिर सा बात है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उस चार्ज को ले जाने में हमको वर्क डन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो पॉइंट ए से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक, यानी कि ए हमारा इन्फिनिटी पे है, उस इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक जब चार्ज को हम लोग लेके जाते हैं तो जो मेहनत हमको करना पड़ा, उस मेहनत को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है कैपिटल V से, और जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो होता है वोल्ट। अब इसके बाद आता है कि 1 वोल्ट का डिफिनीशन क्या होगा। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट। हम पहले ही बताए थे कि वर्क डन, कि हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उस चार्ज को ले जाने में मेहनत करना पड़ा, और उसी मेहनत को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन करना पड़ता है और उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आते हैं 1 वोल्ट के डिफिनीशन को क्या लिखेंगे। तो वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और यहाँ पे हम लोग चार्ज को लेके जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए, याद रखना है कितने कूलम चार्ज को, तो एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए, और उस 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में, ले करके जाने में हम 1 जूल वर्क डन किए। अगर एक कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल वर्क डन हमको करना पड़ रहा है, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है, तो 1 वोल्ट है। ठीक है।
potential of 1 volt means 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। यानी कि पॉइंट बी तक लाने में हमको इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज में अगर 1 जूल एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 1 जूल वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, तब बोलेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है, तो 1 वोल्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फिगर देखते हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस अंतर ये हो गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से हम लोग लेकर के आ रहे थे पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन हम लोग जब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग चार्ज को मूव करवा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाते हैं, तो जो वर्क डन हम लोग किए, जो मेहनत हम लोग किए, उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से चार्ज को लेके आया गया था, और पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही हम लोग चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करवा रहे हैं। तो जो वर्क डन हुआ उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी कि हम कितना वर्क डन किए और कितना चार्ज को हम लोग टोटल चार्ज को मूव करवाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है V से, हम पहले बताए थे, वर्क डन को W से और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को Q से। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, ये हो गया मेरा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है ये भी हमारा वोल्ट है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट था वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट है, और इसको भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला को। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में, ध्यान रखना है कि 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में अगर 1 जूल एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं या 1 जूल वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। ध्यान रखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए अगर हम लोग 1 जूल वर्क डन करते हैं, तब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, तो 1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अब कि पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम लोग मेज़र करते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। जिस डिवाइस से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किए वो डिवाइस है वोल्ट मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को कहीं कहीं पे वोल्टेज भी बोला जाता है, और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना है कि दोनों सेम चीज़ है, दोनों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम पहले ही बता रहे थे कि करंट पढ़ाते समय स्टार्टिंग किए थे चार्ज से, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का हम जिक्र किए थे। अब इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज
और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज का किसी भी तरह का हाथ नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे कुछ डिफिनीशन दिया हुआ है। इसमें डिफिनीशन है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा डिफिनीशन है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे चार्ज जो बोला जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये चार्ज जो है, जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का बात करेंगे तो चार्ज का मतलब निगेटिव चार्ज ही होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तीन डिफिनीशन है। इस तीन डिफिनीशन में से कोई सा भी डिफिनीशन एग्जाम में लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो पहला डिफिनीशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोला गया था, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जो करंट होता है, इस करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। तो करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और ऐसा यूनिट जो होता है करंट का, वो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, क्योंकि जो पीछे हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे पीछे में हम लोग क्या देखे थे कि एम्पियर की जगह पे था मेरा करंट, कूलम की जगह पे था चार्ज, और टाइम सेकेंड की जगह पे था टाइम। तो हम लोग सारे को उसके यूनिट से रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे एम्पियर को। तो व्हाट इज एम्पियर? तो अगर हम लोग बात करें कि एम्पियर को डिफाइन कैसे करना है, तो एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कि अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, मान लीजिए कि मेरे पास कोई सा भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो करंट है वो करंट कितना है, तो 1 एम्पियर। इस बात का ध्यान रखना हमको कि कोई सा भी कंडक्टर है मेरे पास, उस कंडक्टर से 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा करंट है वो कितने एम्पियर का है, तो 1 एम्पियर का है। अब यहाँ पे बात आता है कि करंट को मेज़र करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं, वो डिवाइस है एमीटर। जैसे वोल्टेज को यूज़ करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे थे, उसी तरह करंट को यूज़ करने के मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं, वो डिवाइस है एमीटर। अब यहाँ पे बात आता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू कंटिन्यूअसली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे फ्लो करवा सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए या ऐसा कौन सा तरकीब लगाया जाए कि उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे। तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है बल्ब, मान लीजिए कि मेरे पास एक बल्ब है, कि ये बल्ब कंटिन्यूअसली जलता रहे, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एकमात्र उपाय है कि उस बल्ब को हम लोग ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, तो सेल के साथ। किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, सेल के साथ। तो अगर सेल के साथ हम लोग ज्वाइन कर देते हैं बल्ब को, तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, बल्ब जलते रहता है। कब तक जलते रहेगा, तो जब तक ये सेल डिस्चार्ज ना हो जाए, तब तक ये क्या होगा, बल्ब हमारा जलते रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो दो एंड है बल्ब का, ये ए और ये बी जो है,
इस ए और बी को अगर हम लोग सेल के साथ कंटिन्यूअसली ज्वाइन करके रखें, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बना रहे, जब तक सेल चार्ज है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, तब तक ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करते रहेगा, जलते रहेगा। जैसे ही सेल डिस्चार्ज हो गया, तो सेल डिस्चार्ज हो गया यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के बीच इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में बल्ब ग्लो करना छोड़ देगा, बल्ब जलना छोड़ देगा। तो बल्ब को या किसी भी कंडक्टर के थ्रू कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने का एक ही उपाय है कि उस कंडक्टर के दोनों एंड पे, जैसे यहाँ पे दो एंड है, तो इस दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाया जाए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है तो करंट पास करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट पास करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे बात आता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू या किसी भी वायर के थ्रू करंट कैसे फ्लो करता है। तो हम पहले बताए थे कि करंट उसी कंडक्टर में फ्लो करेगा जिस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए अवेलेबल होगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये रैंडमली मूव कर रहा है, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट, कुछ ऊपर, कुछ नीचे जा रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें कि इसी कंडक्टर को हम लोग एक सेल के थ्रू ज्वाइन कर दें, तो अगर इसी कंडक्टर को हम लोग सेल के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन इस वाले फिगर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सब एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब डायरेक्शन देखेंगे कि कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो जब कभी भी हम लोग किसी भी कंडक्टर में सेल लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, यानी कि निगेटिव से निकलेगा, ये निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव से निकलेगा और हमेशा किधर मूव करेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जब कंडक्टर में किसी भी तरह का सेल या बैटरी नहीं लगाया हुआ था तो सारा इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन जैसे ही सेल यूज़ किया गया तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगा, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कहाँ था, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा था। यानी कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह का रास्ता है जिस रास्ते पे इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है। जैसे कि हम लोग के घर में पानी का टंकी लगा हुआ है, अब टंकी लगा देने से बाथरूम में पानी तो आएगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप का एक सर्किट बिछाते हैं। पाइप का एक पूरी तरह से सर्किट बनाया जाता है जो कि टंकी से अलग अलग बाथरूम में, किचन में फ्लो करवाया जाता है कि हमको इस जगह पे पानी चाहिए। तो वो पाइप जो है एक तरह का सर्किट है, एक तरह का रास्ता है जिसके थ्रू टंकी से पानी वहाँ तक पहुँचता है। तो उसी तरह जब बात आता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह का रास्ता है, एक तरह का पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है। तो उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 और फिगर 2 में डिफरेंस देखिए। फिगर 1 में ये जो पॉइंट है ये पॉइंट टूटा हुआ है, ब्रेक किया हुआ है,
यानी कि स्विच ओपन है। स्विच ओपन है यानी कि करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो जब करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है तो बल्ब हमारा बंद है। लेकिन दूसरे फिगर में अगर देख रहे हैं तो यही स्विच जो है हमारा वो क्लोज है। तो जब क्लोज किया हुआ है तो हमारा सर्किट कंप्लीट है और बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो फर्स्ट सर्किट में सर्किट टूटा हुआ है जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। लेकिन सेकेंड सर्किट में बल्ब आसानी के साथ ग्लो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे सर्किट कंप्लीट है। अब आता है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जो अलग अलग सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाते हैं उसका सिंबल क्या क्या होगा। तो देखते हैं, ये सेल का सिंबल हो गया, बैटरी, कनेक्टिंग वायर यानी कि वायर अगर एक जगह से दूसरी जगह तक हम वायर को खींच के ले जा रहे हैं तो जो कनेक्टिंग वायर है वो स्ट्रेट लाइन से डिनोट होता है। वायर क्रॉसिंग यानी कि वायर अगर एक दूसरे को क्रॉस किया। रेसिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस का सिंबल ये हो गया और ये हो गया वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंस और वेरिएबल रेसिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेसिस्टेंस का वैल्यू फिक्स होता है और वेरिएबल रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो सकता है और रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। एमीटर जो डिवाइस जिससे हम लोग करंट मेजर करते थे। अब यहाँ पे आ गया एक नया डिवाइस, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। यानी कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हम लोग डिवाइस का यूज़ करते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है। बल्ब का सिंबल। अब यहाँ पे ओपन स्विच और क्लोज स्विच, डिफरेंस याद रखना है कि ओपन स्विच में ये गैप बना हुआ है और क्लोज स्विच में गैप नहीं बना हुआ है। यानी कि ओपन स्विच में सर्किट ब्रेक है, टूटा हुआ है, और क्लोज स्विच में सर्किट कंप्लीटली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ओपन यानी कि खुला हुआ और क्लोज यानी कि पैक। तो ओपन स्विच और क्लोज स्विच हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें बल्ब है, बैटरी है और स्विच है। तो सर्किट डायग्राम क्या होगा? सर्किट डायग्राम यानी कि हम लोग कोई सा भी जो सर्किट है उस सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो डिफरेंट टाइप का है वो किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे घर का अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएं तो उसमें हमको ये शो करना पड़ेगा कि घर में कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अवेलेबल है और वो सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किस तरह से जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो उसको हम लोग जो डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। और ध्यान रखना है कि सर्किट डायग्राम में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होंगे उसको हम लोग सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आता है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ किसको बोलेंगे? तो थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। सबसे पहले ओम्स लॉ को डिफाइन करने से पहले एक छोटी सी बात कि ओम्स लॉ जो है एक रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है? तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, आई और वी। आई और वी के बीच का जो मेरा रिलेशनशिप है उसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? ओम्स लॉ। अब जानिए ये है क्या। तो
ओम्स लॉ बोलता है, सबसे पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे जान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर ले लेना है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर जिसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास कर रहा है, कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के वोल्टेज के। यानी कि एक बार फिर से सुन लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का टेम्परेचर फिक्स है। तो अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर फिक्स है, तो इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वोल्टेज के। यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू V हमेशा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। कब, तो जब टेम्परेचर फिक्स होगा, टेम्परेचर हम लोग चेंज ना करें, और जिस कंडक्टर के थ्रू हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कंडक्टर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो I प्रोपोर्शनल टू V लिखें, यानी कि हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। जहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज करें, हटाएं यहाँ से, तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं R, जो कि रेसिस्टेंस है, जो कि क्या चीज़ है, रेसिस्टेंस है। इस बात का ध्यान रखना है कि R जो है वो रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जो कंडक्टर हम लोग लिए थे इस एक्सपेरिमेंट में, ओम्स लॉ के अंदर जो कंडक्टर लिए थे, अगर उस कंडक्टर के टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं करते हैं तो ये रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ को एक बार और डिफाइन कर लीजिए कि ओम्स लॉ है क्या चीज़। तो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के थ्रू अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर फिक्स है तो उस कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसको हम लोग चेंज करके V प्रोपोर्शनल टू I लिखे और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाए जब, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो गया जिसको हम लोग क्या बोले, रेसिस्टेंस। अब इसको हम लोग R इज इक्वल टू V/I भी लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करेंट, और I इज इक्वल टू V/R। यह सारा का सारा इसी को चेंज करके लिखा गया, इसी को चेंज करके R इज इक्वल टू V/I लिखे और इसी को चेंज करके I इज इक्वल टू V/R लिखा गया। अब यहाँ से साफ साफ हमको दिख रहा है जो करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है वो करंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। यानी कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें तो उस कंडीशन में करंट भी इंक्रीज करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दें तो करंट भी डिक्रीज कर जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, और अगर रेसिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में करंट इंक्रीज कर जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होता है, जो ओम्स लॉ में हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे वो रेसिस्टेंस है क्या।
तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस कंडक्टर में करंट फ्लो करने से रोका जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन का काम क्या था? फ्रिक्शन का काम था कि मोशन को अपोज करता था, किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने नहीं देता था, उसके मोशन को अपोज करके उसको रोकने का कोशिश करता था। तो वही काम रेसिस्टेंस का है। रेसिस्टेंस एक तरह का किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, रोकने का कोशिश करता है। रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो यूनिट है ओम, और जो ओम्स लॉ था उस ओम्स लॉ के हिसाब से R इज इक्वल टू वी बाई आई, जो फॉर्मूला हम लोग पहले देखे थे कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करेंट। तो इसको हम लोग रेसिस्टेंस का यूनिट अभी बताएं ओम, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो यहाँ से हम लोग 1 ओम को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। तो उस कंडीशन से अगर किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज 1 एम्पियर है, यानी कि किसी भी कोई भी कंडक्टर है मेरे पास, उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस कितना है? तो 1 ओम। एक बार फिर से सुन लीजिए कि कोई सा भी कंडक्टर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस कितना होगा? तो 1 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि V और I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ कैसा होगा। ओम्स लॉ के हिसाब से V और I जो था एक दूसरे के प्रोपोर्शनल था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन। ठीक है। जहाँ पे हम लोग वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे और करंट को वाई एक्सिस पे लेते हैं, और करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? तो स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे बात आता है रेसिस्टर क्या होता है। व्हाट इज रेसिस्टर? हम लोग कंडक्टर पढ़े थे, इंसुलेटर पढ़े थे। कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता था आसानी के साथ, और इंसुलेटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करता था। रेसिस्टर जो है, ये रेसिस्टर कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास तो करता है लेकिन दिक्कत के साथ पास करता है। जैसे कंडक्टर में आसानी के साथ पास करता है, इंसुलेटर में पास नहीं कर पाता। रेसिस्टर जो है ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास तो कर सकता है लेकिन इसका रेसिस्टेंस ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। जैसे कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम है जिसके कारण आसानी के साथ करंट पास कर गया, इंसुलेटर का रेसिस्टेंस हाई है जिसके कारण उसमें करंट पास नहीं कर पाता है। रेसिस्टर जो है इसका रेसिस्टेंस मॉडरेट है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, जिसके कारण इसमें करंट पास तो करता है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब रेसिस्टेंस का जो एग्जाम्पल है, सॉरी रेसिस्टर का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन। इसके अलावा टंगस्टन जो हम लोग यूज़ करते हैं फिलामेंट वाले बल्ब में, वो भी एक तरह का रेसिस्टर ही है। अब यहाँ पे बात आता है कि कौन कौन से चीज़ पे, किस किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो सबसे पहला है
कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा हाई होगा। अगर उसका लेंथ कम है तो रेसिस्टेंस उसका कम होगा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सा भी कंडक्टर है, दो कंडक्टर बनाए, अब इस कंडक्टर का लेंथ कम है तो इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा, और इस कंडक्टर का लेंथ चूंकि ज़्यादा है तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो हाई होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? तो ये जो हमारा एरिया है जो ए से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर तार या कोई भी कंडक्टर मोटा है तो कंडक्टर अगर मोटा होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने का मतलब कि रेसिस्टेंस कम होगा। और अगर वायर या कोई भी कंडक्टर पतला है तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है तो रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तो हो गया। अब तीसरा है कि टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कंडक्टर का उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा हाई होगा। टेम्परेचर अगर कम है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। यानी कि अगर दो कंडक्टर है मेरे पास, इसका टेम्परेचर अगर हम लो रखते हैं तो इसका रेसिस्टेंस भी लो होगा, और अगर इसके रेसिस्टेंस को हम लोग हाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि एलॉय जो होता है वो टेम्परेचर पे उसका रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। यानी कि एलॉय के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करे डिक्रीज़ करे उससे उसके रेसिस्टेंस पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा मामला यहाँ पे आता है, लास्ट जो फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, कि हम किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी उसका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर मेटल यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका रेसिस्टेंस लो होगा। अगर हम लोग कोई भी इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं जैसे रबर यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी तरह का रेसिस्टर यूज़ कर रहे हैं जैसे कि नाइक्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रेसिस्टेंस हाई होगा। ध्यान रखना है कि मटेरियल किस तरह का यूज़ हो रहा है। अगर कॉपर का वायर बना रहे हैं अगर वहाँ पे कॉपर यूज़ किए तो उस कंडीशन में हमारा उस कॉपर के वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो लो होगा। अगर हम लोग कॉपर के जगह पे किसी रेसिस्टर का यूज़ कर देते जैसे नाइक्रोम का वायर बनाते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो हाई हो जाएगा। अब आता है रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? यहाँ पे दो रिलेशन हम बताए थे पहले। एक पहला रिलेशन था R प्रोपोर्शनल टू L और एक था R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब यहाँ पे क्या किया गया, इस दोनों रिलेशन को एक साथ ज्वाइन कर दिए तो एक साथ कंबाइन करने पे आ जाता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। जो दोनों रिलेशन था उस दोनों रिलेशन को कंबाइन करने पे आ गया R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, और ये कांस्टेंट जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट कौन सा है? रेजिस्टिविटी। और इस कांस्टेंट को बोला जाता है रो।
इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, रो, आर एच ओ। तो आर प्रोपोर्शनल टू रो, सॉरी, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जहाँ पे हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाए तो एक कांस्टेंट यूज किए जो रेजिस्टिविटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब रेजिस्टिविटी जो है, इस रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, उसी तरह रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। अब जैसे रेजिस्टेंस हम बता रहे थे कि 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो रेजिस्टिविटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और थिकनेस पे, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है बस टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसका। अब आता है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टर, यानी कि जो रेसिस्टेंस है, अगर दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो उसको हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे। तो रेसिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, पहला या तो सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। अब सीरीज और पैरेलल क्या होता है, तो ये जो हम यहाँ पे सामने फिगर आया है, ये सीरीज कम्बिनेशन है, यानी कि दो रेजिस्टेंस को, जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक R1 और एक R2। अगर दो रेजिस्टेंस को एंड टू एंड एक दूसरे के साथ, यानी कि एक जहाँ पे ख़त्म हुआ, एक जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं पे दूसरा उसको कंबाइन कर दिया, तो इस तरह का जो कम्बिनेशन बनता है, ऐसे कम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कम्बिनेशन। ध्यान रखना है कि दो रेजिस्टेंस अगर एंड टू एंड कंबाइन कर दिया गया, दो या दो से ज़्यादा, जो जरूरी नहीं है कि दो ही है, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को अगर एंड टू एंड कंबाइन किया गया तो वो बनेगा सीरीज कम्बिनेशन। अगर यहाँ पे देखें तो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 और साथ में दो पॉइंट है A और B। अगर A और B दो पॉइंट के बीच में सारे रेसिस्टेंस को कंबाइन कर दिया जाता है, ध्यान रखना, चाहे जितना भी रेजिस्टेंस हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, अगर उन सारे रेजिस्टेंस को इसी दो पॉइंट के बीच में हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज कम्बिनेशन में था वहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस एंड टू एंड कंबाइन किया था, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था, जहाँ पे पहला ख़त्म हो रहा था वहीं पे दूसरा हम बना रहे थे, दूसरा स्टार्ट हुआ। जैसे यहाँ पे R1 ख़त्म हुआ तो वहीं से दूसरा R2 स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि दो पॉइंट है A और B। A और B के जो डिस्टेंस है या जो कॉमन पॉइंट है, A और B के जो बीच का जो एरिया है, अगर इसी बीच में A और B के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है उस बीच में अगर हम लोग कंबाइन कर दें सारे रेजिस्टेंस को, तो हमारा जो कम्बिनेशन होगा उस कम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। यानी कि दो पॉइंट के बीच में सारे के सारे कम्बिनेशन ऐड कर दिया गया, सारे के सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया गया, तो उस कॉमन पॉइंट के बीच में कंबाइन किए हुए रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज जो पहला था मेरा, सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, तो मान लीजिए कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। R1 का
जो वैल्यू दिया वो 5 ओम है, 5 ओम, और R2 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 7 ओम। अब R1 और R2 जो है ये कैसे कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड कीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि मेरे पास कितना रेजिस्टेंस है, एक R1 और एक R2, दोनों का वैल्यू दिया हुआ, एक का 5 ओम एक का 7 ओम, और कनेक्टेड है कैसे, तो सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 ओम। डायरेक्टली क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यू है इस दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, मेरा टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे तो दो ही रेजिस्टेंस था, तो दो ही रेजिस्टेंस को यूज़ किया। अगर दो के अलावा 3, 4, 5 जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो मेरा वैल्यू जो होगा टोटल रेजिस्टेंस का वो निकल करके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बात को ध्यान रखना है कि जब बहुत सारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, तो सारे रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास करेगा वो सेम करंट पास करेगा हमेशा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कभी भी चेंज नहीं करता। कैसे, वो हम लोग आपको आगे बताएंगे फिगर के थ्रू। यहाँ पे भी बस ध्यान दीजिए कि अगर कि दो या दो से ज़्यादा अगर कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड किया गया है तो वो रेजिस्टेंस में करंट हमेशा सेम फ्लो करेगा, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है। तो चेंज करेगा क्या, तो जो जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए हैं उसका वोल्टेज चेंज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा। सबका वैल्यू अलग अलग होगा, यानी कि इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है तो सारे कॉम्बिनेशन में जो जितने भी रेजिस्टेंस उन सारे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा करंट का वो सेम होगा, यानी कि सेम करंट फ्लो करेगा। अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सारे में डिफरेंट हो जाएगा, करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसी चीज़ को फिगर के थ्रू डिनोट करते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड होगा, जैसे यहाँ पे हम फिगर बना के दिखाए हैं कि दो रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2, ये R1 और R2 आपस में कनेक्टेड है एक बैटरी के थ्रू, जिस बैटरी का वोल्टेज कितना है V। अब ध्यान देना है कि इस बैटरी से जो करंट निकला वही करंट R1 में जाएगा और वही करंट R2 में जाएगा। करंट कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं करेगा। चेंज करेगा क्या, तो वोल्टेज R1 में अलग वोल्टेज और R2 में अलग वोल्टेज फ्लो करेगा। R1 में V1 फ्लो कर गया और R2 में V2 फ्लो किया। ठीक है, ध्यान रखना है इसी बात का कि करंट कभी चेंज नहीं करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और वोल्टेज सारे जो रेसिस्टेंस होगा उसमें अलग अलग फ्लो करेंगे। यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर R1 और R2 आपस में कनेक्टेड है सीरीज में, तो R1 में वोल्टेज क्या हो जाएगा V1 और R2 में वोल्टेज क्या हो जाएगा V2। तो जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा V1 और V2, ये जो V1 था और ये जो V2 है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा,
जो सेल का वोल्टेज है उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस वहाँ पे लगे हुए होंगे वो रेजिस्टेंस का अलग अलग वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। अब ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ क्या बोल रहा था कि V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर ओम्स लॉ लगाते हैं R1 और R2 पे, चूंकि R1 और R2 में करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो हम बात करें कि V1 कैसे निकालेंगे। तो इस V1 में करंट कितना पास कर रहा है I, और इसका रेसिस्टेंस कितना है R1। तो V1 इज इक्वल टू I1 R1। और अगर बात करें हम लोग दूसरे का कि V2 में, इस V2 का रेजिस्टेंस कितना है तो R2, और इसमें करंट कितना पास कर रहा है तो I। तो क्या हो गया I इंटू R2। तो आ गया यहाँ पे सेव करके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन का V1 और V2 का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। तो V का वैल्यू क्या था, V का वैल्यू था I इंटू आर। तो V के जगह पे आई आर लिख दिए। V1 का वैल्यू क्या आया था हमको I1 R1, तो I1 R1 लिख दिए। V2 का वैल्यू क्या आया था I2 R2, तो I2 R2 लिख दिया। ठीक है, इसमें तो कोई मामला नहीं। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो किया क्या गया कि जो ये वाला पार्ट था I1 R1 सॉरी IR1 प्लस IR2, वहाँ से I को कॉमन ले लिए। तो बचा क्या चीज़ I इंटू R1 प्लस R2 ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से I और ये I LHS और RHS का I आपस में कैंसिल कर जाएगा। बचेगा क्या तो बस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस, जो हम लोग पहले कम निकाल रहे थे कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपस में सारे रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा ऐड कर देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, अब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते थे उन सारे रेजिस्टेंस का सम निकालने के लिए या फिर सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालने के लिए हम लोग करते क्या थे कि जो भी रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड था उन सारे को डायरेक्टली ऐड कर देते थे। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है सर्किट का, तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल को। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स को ऐड करके हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को निकालते हैं। देखते हैं कैसे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम और R2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। अगर R1 और R2 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या होगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग मान लेंगे कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस कितना है R। तो हम पहले ही बताए थे कि रेसिप्रोकल यूज़ करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, फर्स्ट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और सेकेंड रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट और सेकेंड रेजिस्टेंस, चूँकि यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है तो दोनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे
तो टोटल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे होता है। तो 1/R इज इक्वल टू R1 की जगह पे चूंकि 5 ओम वैल्यू था तो हम 5 लिख दिए, और R2 का वैल्यू 10 ओम था तो हम लोग 10 लिख दिए। तो 1/5 प्लस 1/10 एलसीएम लिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब तो आ गया 1/R इज इक्वल टू 15/50, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग 3/10 ले लिए। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आया वो वैल्यू आया 1/R का, और हमको वैल्यू निकालना है रेजिस्टेंस R का। तो हम क्या करेंगे, इस रेसिप्रोकल को सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे इसको। तो जब इसको हम लोग किए तो R का वैल्यू आ जाता है 10/3 ओम्स। अब यही काम हम लोग आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि दो ही रेजिस्टेंस दिया हुआ था तो हम लोग R1 और R2 1/R1 प्लस 1/R2 लेकर के छोड़ दिए थे। अगर तीसरा, चौथा या पांचवा रेजिस्टेंस दिया होता तो प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 हम लोग करते चले जाते, और इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकल करके सामने आ जाता। अब यहाँ पे बात आता है कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बताए थे कि करंट सर्किट में चेंज नहीं करता है, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो उल्टा हो जाता है। पैरेलल में जितने भी करंट होते हैं, जो भी करंट फ्लो करेंगे रेजिस्टेंस में जो कनेक्टेड है पैरेलल में, वो अलग अलग फ्लो करते हैं। यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंस में जो कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सारे में जो करंट होंगे वो डिफरेंट फ्लो करेंगे, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो सारे में सेम होता है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में था कि सारे में करंट सेम फ्लो कर रहा है और वोल्टेज अलग अलग था, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट जो फ्लो करता है सारे कॉम्बिनेशन, सारे रेजिस्टेंस में, वो अलग अलग हो जाता है। इसको और हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर हम बनाते हैं कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ले लिया गया, एक R1 और एक R2। R1 और R2 को कंबाइन कर दिया गया है पैरेलल में। R1 और R2 जो है कंबाइन है पैरेलल में, किस किस पॉइंट के बीच, तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच। अब जैसे बताए थे कि R1 और R2 चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है तो दोनों में जो वोल्टेज होगा या दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 में होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 में होगा। चेंज क्या करेगा, तो R1 में दूसरा करंट और R2 में दूसरा करंट, यानी कि दोनों के करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। तो R1 में करंट फ्लो कर रहा है I1 और R2 में करंट फ्लो कर रहा है I2। इसमें तो कोई मामला नहीं। अब जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो करेगा वो टोटल करंट किसके बराबर होगा, तो सर्किट में अगर मान लेते हैं कि टोटल करंट I फ्लो कर रहा है, सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, तो ये I1 और I2 जो होगा टोटल करंट के सम के बराबर होगा। तो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, यानी कि I इज इक्वल टू V/R, ये तो मालूम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर दोनों रेजिस्टेंस यानी कि R1 और R2 पे अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं तो क्या होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, इस R1 में करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, तो यहाँ करंट ले लिए हम लोग I1। इस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो V ले लिए, रेजिस्टेंस तो R1 है ही, तो I1 इज इक्वल टू
V/R1। और अगर I2 का बात करते हैं तो ये I2 जो है, ये I2 किसका है, तो सेकेंड रेजिस्टेंस, यानी कि I2 जो फ्लो कर रहा है किसमें, तो सेकेंड R2 में फ्लो कर रहा है, सेकेंड रेजिस्टेंस में। तो I2 इज इक्वल टू V/R2। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग I1 और I2 के वैल्यू को, I1 और I2 के वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या निकल के आता है, तो देखते हैं इसको। I का वैल्यू कितना था, I का वैल्यू था V/R, तो I के जगह पे V/R पुट कर दिए हम लोग। I1 का वैल्यू कितना है, तो I1 का वैल्यू है V/R1, तो I1 के जगह पे V/R1 पुट कर दिए हम लोग। I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू है, जो I2 है ये I2 का वैल्यू है V/R2, तो वहाँ पे हम लोग V/R2 पुट कर दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो इक्वेशन है इस वाले पार्ट में से V को कॉमन ले लिया गया। तो जब V को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है मेरा 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू V। ठीक है, V को कॉमन लेने के बाद जब V को कॉमन ले लिए तो आगे बढ़े तो जो V और V था, यानी कि ये V और ये वाला V, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा बस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के अलावा तीसरा रेजिस्टेंस आ जाए, चौथा रेजिस्टेंस आ जाए, तो बस हम लोग क्या करेंगे कि प्लस का साइन डालेंगे और यहाँ पे 1/R3 1/R4 लिखते चले जाएंगे और सारा का सारा वैल्यू रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकल करके सामने आ जाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट को कंबाइन करने का फायदा क्या होता है, तो जब कभी भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट को कंबाइन करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे कि घरों में हम लोग देखते हैं कि घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है वो सारा का सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उनके स्विचेस अलग अलग होते हैं, यानी कि उनको सेपरेटली ऑन और ऑफ हम लोग कर सकते हैं। जैसे घर में हमको फैन चलाना है तो फैन का स्विच ऑन करेंगे, लेकिन फैन के स्विच ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि बस फैन ही ऑन होगा, बाकी कोई भी इक्विपमेंट घर में जो लगा हुआ है, टीवी, फ्रिज, बल्ब, वो ऑन नहीं होता है। बल्ब को ऑन करेंगे तो बल्ब ही ऑन होगा, टीवी वहाँ पे ऑन नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि जो स्विच ऑन करेंगे उससे कनेक्टेड डिवाइस ही ऑन या ऑफ होगा, बाकी इक्विपमेंट्स पे या बाकी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस पे उसका किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे बात आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। कुछ नुकसान और फ़ायदे को देखते हैं हम लोग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फ़ायदा क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ़ायदा क्या है, यहाँ पे देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी एप्लियंस लगे हुए हैं, मान लीजिए कि 4 एप्लियंस लगे हुए हैं, तो 4 एप्लियंस में से अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो बाकी सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी जो होगा वो भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद हो जाए या ख़राब हो जाए तो उससे बाकी के सर्किट पे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता और बाकी उसी तरह से काम करते रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी फंक्शन में या किसी शादी में हम लोग देखते हैं कि टिम टिम करने वाला बल्ब लगा हुआ रहता है। अब उसमें से अगर उस सर्किट में से एक बल्ब खराब हो गया तो सारा का सारा जो
बल्ब होता है वो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देता है। लेकिन ऐसा पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोगों के घर में नहीं होता है कि अगर बल्ब फ्यूज कर गया या फैन खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो उससे बाकी के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सीरीज सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सबका एक ही स्विच होता है। यानी कि एक स्विच को अगर ऑन करेंगे तो सारा का सारा ऑन हो जाएगा, और अगर एक स्विच को ऑफ करेंगे तो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा। अलग अलग उसको ऑन या ऑफ हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर घर में हम लोग सीरीज सर्किट बना दें, घर के अंदर सीरीज कम्बिनेशन कर दें, तो हम चाहेंगे कि फैन ऑन करें तो फैन के साथ उस स्विच से जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड है, टीवी, फ्रिज, बल्ब, सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। हमको फैन ऑफ करना है तो उससे कनेक्टेड जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा वो सारा ऑफ हो जाएगा। ये डिमेरिट है सीरीज सर्किट का। लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों के घरों में सर्किट है पैरेलल सर्किट, हमको फैन ऑन करना है तो फैन ही ऑन होगा, बाकी किसी पे उसका असर नहीं होता। फैन ऑन करना है तो फैन ऑन होगा, बल्ब ऑन नहीं होता। टीवी ऑन करना है तो टीवी का स्विच ऑन करेंगे तो टीवी ही ऑन होगा, या टीवी को ऑफ करना है तो टीवी का स्विच ऑफ किए तो वही ऑफ होगा, बाकी के इक्विपमेंट्स पे उसका कोई असर नहीं होता। यानी कि जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उन सारे के जो स्विचेज हैं वो अलग अलग हैं। इसके अलावा अब देखते हैं और क्या डिमेरिट है सीरीज सर्किट का। तो सीरीज सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे होते हैं उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलता। हम पहले ही बताए थे कि सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम सबको नहीं मिल पाता है। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वो सारे इक्विपमेंट्स को सेम मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है सीरीज कम्बिनेशन में। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसके कारण बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अब पैरेलल कम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस कम होता है, टोटल रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है, तो आसानी होता है किसी भी इक्विपमेंट्स को अपने फुल एफिशिएंसी पे काम करने में। लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं, उनको काम करने में प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे पावर के बारे में, जहाँ पे पावर को बोला जा रहा था वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है, इसके कारण यहाँ पे वर्क डन में हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऐड कर देंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा सेम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, जहाँ पे पावर को P से डिनोट करेंगे, वर्क डन W और टाइम टेकन T से। अब इसका जो यूनिट होता है पावर का यूनिट हो जाता है वाट, जिसको हम लोग दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इस कंडीशन में पावर का यूनिट हम लोग जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर अगर जनरली देखें तो पावर को हम लोग वाट में डिनोट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट जो है पावर का वो वाट ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 वाट को डिफाइन करेंगे हम। अब पावर का यूनिट वाट, वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो यहाँ पे वाट को डिफाइन कैसे किया जाए,
तो वाट को डिफाइन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं। वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर बोला जाए कि 1 जूल वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में हम 1 जूल वर्क करते हैं तब बोलेंगे कि हमारा पावर जो है वो कितना है, तो 1 वाट के बराबर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर 1 सेकेंड में हम 1 जूल वर्क करते हैं तो हमारा पावर जो होगा वो 1 वाट होगा। अब जैसे कि घर में बल्ब लगा रहता है जिसका अलग अलग वाट रहता है, जैसे कि 30 वाट है, तो 30 वाट का मतलब क्या हुआ, तो 30 वाट का मतलब हुआ कि जो बल्ब लगा हुआ है वो 30 वाट 1 सेकेंड में एनर्जी कंज्यूम करता है। 100 वाट का बल्ब लगा हुआ यानी कि 1 सेकेंड में वो 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा या 100 वाट वर्क डन करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इस सारा एक ही बात है। अगर बात करते हैं कोई हेलोजन बल्ब है जो कि 1000 वाट का रहता है, तो 1000 वाट का मतलब हुआ कि वो 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी यूज करता है, या 1000 वाट वर्क डन करेगा वो 1 सेकेंड के अंदर में। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाए, तो जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, या फिर P इज इक्वल टू W बाई टी। अब जो हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अब इस V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू को हम लोग W इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब ओम्स लॉ के हिसाब से अगर देखें तो उस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज आता है। अब चेंज क्या आता है कि जो करंट का डिफिनीशन है, करंट के डिफिनीशन के हिसाब से करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया, तो उसको हम लोग चेंज करके लिख लिए क्या चीज़, तो Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे W इज इक्वल टू वी इंटू आई टी था, वहाँ पे Q का वैल्यू डाल देंगे, तो W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी हो गया, क्योंकि Q के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, तो I इंटू टी रख दिए। अब W के वैल्यू को, जो वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे आया है, इस वर्क डन के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या होगा, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। W के जगह पे ये वाला वैल्यू आ गया, W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, तो ये P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी हो गया। तो इस कंडीशन में T और T टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बस क्या, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि पावर निकालने का पहला फॉर्मूला आ गया मेरे पास क्या चीज़, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई। इसके बाद अगर देखते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर था, ये ओम्स लॉ के हिसाब से था। तो जो सेकेंड इक्वेशन है, जिस सेकेंड इक्वेशन में V दिया हुआ है और साथ में I भी दिया हुआ है पावर के साथ, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई है, तो इस V के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे क्या चीज़, तो I इंटू आर। तो देखते हैं क्या होता है, तो उस कंडीशन में चेंज कर जाएगा, ये जो सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन पे मेरा फॉर्मूला आया था P इज इक्वल टू वी आई, वो चेंज कर जाएगा I इंटू आर इंटू आई। कैसे, तो ये I इंटू आर जो है ये कहाँ से आ गया, इस जगह से जहाँ पे ओम्स लॉ के हिसाब से P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू आर था।
तो उस कंडीशन में फॉर्मूला मेरा चेंज कर जाएगा, P इज इक्वल टू आई इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया पावर निकालने का सेकेंड फॉर्मूला। अब अगर बात करते हैं कि ओम्स लॉ के हिसाब से ही आई इज इक्वल टू वी आया, अगर हम लोग पुट करते हैं आई इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, वी इंटू आर पुट कर दें, तब उस कंडीशन में पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में हम लोग आई के जगह पे क्या पुट कर देंगे, वी डिवाइडेड बाई आर। तो इक्वेशन क्या निकल के आता है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, यानी कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया पावर निकालने का 3 फॉर्मूला। याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी इंटू आई, सेकेंड फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये 3 फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल बनता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पावर का फॉर्मूला क्या था, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। अब इलेक्ट्रिक पावर का बात करें या नॉर्मल पावर का बात करें, फॉर्मूला तो सेम रहना, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। अब जहाँ पे बात आता है कि वर्क डन जितना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतना ही ज़्यादा कंज्यूम होगा। ये क्लास 9 में बताया गया था कि हम एनर्जी के अकॉर्डिंग ही वर्क डन कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर है वो ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा ही वर्क डन कर सकता है। तो इस कंडीशन में वर्क डन जो करंट करेगा वो कितना करेगा, तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके पास है या जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। हम लोग यहाँ पे क्या किए, वर्क डन को रिप्लेस कर दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, क्योंकि वर्क डन उतना ही हो पाएगा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम टेकन। इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया E से, इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट किया गया P से, और टाइम टेकन को रिप्रेजेंट किया गया T से। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी। ये फॉर्मूला हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है वाट आवर। अब वाट आवर को डिफाइन कैसे किया जाएगा, अगर 1 वाट आवर को डिफाइन करना है तो 1 वाट आवर को डिफाइन करने का तरीका है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस 1 आवर का है, सॉरी 1 वाट का है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जिसका पावर कितना है 1 वाट है, तो वो 1 घंटे में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी को बोलेंगे हम लोग वाट आवर। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितना वाट का होना चाहिए, तो 1 वाट का होना चाहिए। तो 1 वाट का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 1 घंटे में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगा उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे 1 वाट आवर। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है वो कमर्शियल यूनिट होगा क्या, तो किलोवाट आवर ही। जो यहाँ पे हम लोग वाट आवर पढ़ रहे थे उसी का एक बड़ा फॉर्म है किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वाट आवर जो है एक छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट में उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाट आवर को कन्वर्ट कर देते हैं किलोवाट आवर में। कैसे करेंगे, तो किलोवाट यानी कि किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। तो थोड़ा सा किलोवाट आवर का डिफिनीशन वाट आवर से अलग हो जाता है।
किलोवाट आवर का मतलब हो गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो 1000 वाट का है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो 1000 वाट का है, वो अगर 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली वर्क करता है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कितना का होना चाहिए, तो 1000 वाट का। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्विपमेंट 1000 वाट का है और 1 घंटे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया कि 1 किलोवाट कितने घंटे के लिए काम किया, तो 1 घंटे के लिए। अब 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर। लेकिन 1 वाट का मतलब क्या होता है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इक्वेशन चेंज कैसे होगा, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को चेंज करके लिख देंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर। अब आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, आवर को कन्वर्ट कर दिए हम लोग सेकेंड में। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। इसके बाद 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू 1000 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 36 पे 50, 36 पे 50 जूल्स, इतना जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। तो 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट आवर का अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो वो 1 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो 1 घंटे में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है। अब बताए थे कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर रेसिस्टेंस होता है। अब रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस एक तरह का ऐसा प्रॉपर्टी था, जैसे हम बताए थे, जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो जस्ट लाइक फ्रिक्शन बिहेव करता है। अब फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसी तरह जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसका रेसिस्टेंस हाई है तो उस कंडीशन में वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, उसके थ्रू I करंट फ्लो करता है, कितने देर के लिए, तो T टाइम के लिए। अब जो चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहा है वो चार्ज कितना है, Q, और उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो वर्क डन जो होगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो पहले वर्क डन हम बताए थे कि वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, लेकिन Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला पहले से बताया गया था, और ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, हम लोग Q के जगह पे I इंटू T लिख देंगे और V के जगह पे I इंटू R लिख देंगे। तो बन जाएगा क्या, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ये फॉर्मूला है मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का, जहाँ पे W क्या है, तो वर्क डन है, और वर्क डन उतना ही करेंगे जितना हीट प्रोड्यूस होगा।
क्योंकि हीट एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी उतना ही निकलेगा जितना वहाँ पे हम लोग वर्क डन करते हैं, जितना वर्क डन करेंगे एनर्जी उतना ही ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो W को रिप्लेस कर दिया जाता है H से, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो फॉर्मूला बन के आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। इस फॉर्मूले को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है। अब यहाँ पे मामला है कि हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो इस फॉर्मूले के अंदर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के अंदर, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो हीट प्रोड्यूस डिपेंड करता है करंट पे, करंट के स्क्वायर पे, क्योंकि आई स्क्वायर है। अब जितना ज़्यादा करंट हम पास करवाएंगे हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, या फिर जितना कम करंट पास करवाए हीट उतना कम प्रोड्यूस होगा। दूसरे चीज़ पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना कम रेसिस्टेंस होगा हीट उतना कम प्रोड्यूस होगा। यानी कि हीटिंग इफेक्ट जो है या हीट प्रोड्यूस जो है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सबसे लास्ट में टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट प्रोड्यूस्ड। यानी कि जितनी देर तक करंट पास करेगा किसी भी कंडक्टर में हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब 2 घंटे के लिए और 4 घंटे के लिए मेरे पास 2 कंडक्टर है, एक में 2 घंटे के लिए करंट पास करवा रहे हैं और दूसरे में 4 घंटे के लिए करंट पास करवा रहे हैं। तो इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा और पहले वाले कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस कम हो जाएगा। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो घर के अंदर वाटर हीटर चलता है, रूम हीटर यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं। ये सारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो पहले वाला बल्ब था फिलामेंट वाला, वो जो हीट प्रोड्यूस होता था उसी हीट प्रोड्यूस को यूज़ करके लाइट का प्रोडक्शन करता था। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। इसके अलावा जो घर के अंदर फ्यूज़ लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता